मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज चलें नेपाल की ओर। भारत नेपाल संबंध। जब भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया तो अंग्रेजों की नजर स्वाभाविक है नेपाल पर भी पड़ी। नेपाल से युद्ध हुआ, कभी इंग्लैंड परास्त हुआ, कभी नेपाल परास्त हुआ। अल्टीमेटली दोनों के बीच संधि हुई और इंग्लैंड को नेपाल में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार मिला और कहना चाहिए कि नेपाल भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। वैसे नेपाल को आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी और नियंत्रण इंग्लैंड का हुआ करता था। जब भारत आजाद हुआ तो नेपाल को भी उसकी संप्रभुता मिल गई। नेपाल भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया। वहां मतलब नेपाल में राजतंत्री व्यवस्था चल रही थी, लेकिन 1846 से लेकर के 1950 तक यहां पर राणा परिवार का वर्चस्व रहा। 1846 में जब राजा अपनी कम उम्र के कारण शासन कार्यों का संपादन नहीं कर पाया तो वहां के एक प्रतिष्ठित परिवार राणा परिवार ने शासन सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और राजा के परिवार को या राजा को नाम मात्र का शासक बना करके वह शासन करता रहा। यह स्थिति 1950 तक चली। 1950 में तत्कालीन नेपाल के महाराजा त्रिभुवन नारायण सिंह ने अपने परिवार के 14 सदस्यों के साथ भारतीय राजदूतावास जो नेपाल में था वहां पर जाकर के उन्होंने राजनीतिक शरण की मांग की। भारत के पंडित नेहरू को सूचना मिली। पंडित नेहरू ने अपना विमान भेजा और विमान में इन महाराजा त्रिभुवन नारायण सिंह के परिवार के पूरे 14 लोगों को भारतीय विमान में बिठा करके उनको दिल्ली लाया गया। वस्तुतः राणा परिवार की तानाशाही से, उनके दुर्व्यवहार से राज परिवार बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुका था। उससे मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने भारत से सहायता की याचना की, लेकिन भारत इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया, भारत का राजदूतावास जो नेपाल में था उससे सहायता की याचना की, उसे वहां पर जाकर के उन्होंने शरण ले लिया। यहां पर फिर देखिएगा, जब राजदूतावास ने उनको शरण दे दिया तो उसके बाद भारतीय विमान काठमांडू पहुंचा। ये लोग राजदूतावास से कार में बैठ करके हवाई अड्डे तक गए और हवाई अड्डे में फिर बैठ करके विमान से दिल्ली आए। एक प्रश्न यहां पर आपके मस्तिष्क में आ सकता है, आपके विचार में आ सकता है कि जब कार में बैठ करके राजदूतावास से राज परिवार हवाई अड्डे तक गया तो क्या हवाई अड्डे इस मार्ग में नेपाल की पुलिस या राणा परिवार कुछ नहीं कर पाया? उनको पकड़ सकता था, गिरफ्तार कर सकता था, महाराजा के परिवार को जेल में डाल सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जिस कार में राजदूत का झंडा रहता है या उस देश का झंडा रहता है, जो कारें राजदूत या दूतावास के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, उनको उस देश की पुलिस पकड़ नहीं सकती, रोक नहीं सकती, तलाशी नहीं ले सकती, छू नहीं सकती, क्योंकि राजदूत सर्वथा अवध्य होते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और राजदूत के नेतृत्व में, राजदूत के साथ ये सब हवाई अड्डे तक गए। नेपाल की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि राजदूतों को आप छू नहीं सकते। तो खैर, त्रिभुवन नारायण सिंह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में फिर राणा परिवार को बुलाया गया। राणा परिवार के जो उस समय शमशेर बहादुर राणा थे, उस समय वहां के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे
और एक मध्यम मार्गी समझौता हुआ। राणा परिवार की शक्तियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार से त्रिभुवन नारायण सिंह को उनका राजपद पुनः पूरी तरह से प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह घटना 1951 में घटी। इसके पहले 1950 में दोनों देशों के बीच, भारत और नेपाल के बीच एक सुरक्षा, एक मैत्री और व्यापारिक संधि संपन्न हुई। नेपाल की स्थिति यह है कि नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और उसके उत्तर में, मतलब नेपाल के उत्तर में हिमालय की स्थिति है। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, नेपाल की सीमा के अंतर्गत आता है। तो नेपाल चाहे न चाहे उसे भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना पड़ेगा। नेपाल आज नहीं तो कल कभी भी भारत से विद्रोह की स्थिति में जीवन यापन नहीं कर सकता। यह सही है कि आज की तिथि में चीन ने नेपाल तक पहुंचने के लिए हिमालय को भेदते हुए सड़क मार्ग का निर्माण कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद नेपाल आज तक यह समझ नहीं पाया है कि चीन जो भी करता है उसकी वह कीमत वसूलता है। लेकिन भारत उदारता पूर्वक किसी भी देश की सहायता करता है, उसके लिए कोई शर्त नहीं होती। इस चीज को आज तक नेपाली जनमानस समझ नहीं सका है। तो एक सुरक्षा, एक मैत्री और व्यापारिक संधि हुई कि दोनों देश मिलकर के मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे और व्यापारिक कार्यों को मिलजुल करके और आगे बढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत अभी भी देखिएगा कि यहां से नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार के वीसा की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नेपाल के लोग यहां पर आकर के नौकरी कर सकते हैं, यहां पर सब काम कर सकते हैं। नेपाल के लोगों को पूरी छूट है और इसी प्रकार से भारत के लोगों को भी नेपाल जाकर के कुछ काम करने की, संपत्ति अर्जित करने की, नौकरी करने की सभी प्रकार की अनुमति है। इसके बाद 1955 में महाराजा त्रिभुवन नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र महेंद्र वीर विक्रम शाह नए राजा बने। वो इस चीज को कभी नहीं भूल सकते थे कि उनके पिताजी को, मतलब कि त्रिभुवन नारायण सिंह को, उनका राजपद और शक्ति देने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो उन्होंने कोशिश किया कि भारत के साथ अच्छा और मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। लेकिन इसी बीच नेपाल की अंदरूनी अव्यवस्था के कारण महाराजा महेंद्र ने संसद को भंग कर दिया और पूरी शक्तियां अपने हाथ में ला करके निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयास किया। जब नेपाल में यह घटना घटी तो भारत के जो मीडिया था, मीडिया ने चिल्लाना शुरू किया कि नेपाल में तानाशाही आ गई, सम्राट राजा बहुत ज्यादा निरंकुशतापूर्वक शासन कर रहे हैं। तमाम प्रकार से भारत के मीडिया के द्वारा, जनसंचार साधनों के द्वारा नेपाल की कटु आलोचना होने लगी। पंडित नेहरू ने भी कहा कि नेपाल में जो घटना घट रही है वह उचित नहीं है और राजा को चाहिए कि वे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करें। इन घटनाओं से महाराजा महेंद्र बड़े दुखी हुए और परिणाम इसका यह निकला कि वे चीन से अपनी निकटता बढ़ाने लगे। जब चीन से निकटता बढ़ाने लगे, इसी बीच भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया था और चीन सोच रहा था कि हम किस प्रकार से नेपाल के करीब जाएं, नेपाल को अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास करें। किस प्रकार से नेपाल को अपने चंगुल में लाया जा सकता है, यह चीन सोच ही रहा था कि इस प्रकार की घटना घट गई। चीन को बढ़िया मौका मिला और नेपाल और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध धीरे धीरे करके शुरू होने लगे। चीन अपना प्रभाव नेपाल पर डालने लगा। इसके बाद भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 65 में 2 बार, फिर 1971 में। तो इन सभी युद्धों में नेपाल तटस्थ रहा। लेकिन भारत चीन युद्ध से यह बात उसकी समझ में उस समय आ गई थी कि चीन पर विश्वास करना कठिन है। चीन एक विश्वसनीय देश नहीं हो सकता। जिस चीन के साथ भारत ने अपना संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाना चाहा, हिंदू चीनी भाई भाई के नारों से पूरे नेपाल तक आवाज गूंजने लगी।
उसी चीन ने भारत की पीठ पर छुरा फूंका। भले तटस्थ रहा, लेकिन उसकी सहानुभूति भारत के प्रति थी। भारत पाक युद्ध के समय भी उसने देखा कि दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, तो नेपाल ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया। इसके बाद एक घटना घटी। इसके बाद देखिए 1972 में महाराजा महेंद्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी वीरेंद्र वीर विक्रम शाह महाराजा बने। और इसके थोड़े से दिन के बाद सिक्किम का विलय हो गया भारत में। 1974 में सिक्किम का भारत में विलय हो गया। सिक्किम भारतीय संघ का एक राज्य बन गया। इसको लेकर के नेपाल के मन में एक डर उत्पन्न हुआ कि जिस प्रकार से भारत ने सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया है, कहीं वह नेपाल को भी भारतीय संघ में विलीन न कर देगी। लेकिन उसकी आशंका निर्मूल थी, अभी भी निर्मूल है, भविष्य में भी निर्मूल रहेगी कि भारत का लोभ किसी देश के भूभाग पर नियंत्रण करने का कभी नहीं रहा। जो देश पाकिस्तान को 3 बार हरा करके उसकी जीती हुई जमीन को वापस कर दिया, वह भला क्या नेपाल पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा? ये चीज आज तक नेपाल समझ नहीं सका है। तो इस प्रकार से भारत के बारे में उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। और वीरेंद्र विक्रम शाह के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत और नेपाल के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहा। कभी मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाते थे, कभी किसी चीज को लेकर के तनाव भी होता था। इस प्रकार से उतार चढ़ाव होता रहा, लेकिन उसने चीन के साथ हमेशा अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को और बढ़ाता रहा, क्योंकि चीन का विरोध करने की हिम्मत नेपाल में न तो कभी थी, न आज है, न भविष्य में कभी होगी। क्योंकि चीन कितना खतरनाक राष्ट्र है ये नेपाल पहले से समझता था, आज भी समझता है। इसके बाद 1989 में कटुतापूर्ण संबंध हुए जब भारत में राजीव गांधी आए। राजीव गांधी के शासनकाल में 1989 में भारत और नेपाल के बीच बहुत ज्यादा कटुतापूर्ण संबंध हो गए थे, क्योंकि भारत ने जो 1950 में पारगमन संधि जो हुआ था, मैत्री और व्यापारिक संधि, उसका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया था। मानो नेपाल की नाकें बंदी हो गई थी, क्योंकि नेपाल को जो भी आपूर्ति होती थी और होती है वह भारत के मार्ग से होती है। भारत यदि आज नेपाल को आपूर्ति करना बंद कर देवे तो नेपाल की स्थिति हैंड टू माउथ हो जाएगी, नेपाल के लोग भूखे मरेंगे। लेकिन भारत आज तक ऐसा कभी नहीं किया। और जो उस समय राजीव गांधी के शासनकाल में जो भारत और नेपाल के बीच जो दूरी हुई थी, वह 2 अहम की लड़ाई थी, और इसके चलते नेपाल को परेशानी हुई। भारत ने भी उस संधि का नवीनीकरण नहीं किया। राजीव गांधी के जाने के बाद जब वीपी सिंह आए, वीपी सिंह के शासनकाल में उस संधि का नवीनीकरण हुआ और फिर से भारत और नेपाल के बीच सहज सामान्य संबंधों की स्थापना हुई। इसी बीच एक जबरदस्त घटना घटी 2001 में। नेपाल राज परिवार के जितने भी सदस्य थे, महाराजा, महारानी, उनके पुत्र, पुत्रियां, उनके जितने भी नाते रिश्तेदार थे, सबकी हत्या हो गई। और पूरे राज परिवार में केवल एक व्यक्ति बचा, वह था महाराजा का चचेरा भाई ज्ञानेंद्र। किसने मारा, कौन मारा, कब मारा, कुछ पता नहीं। सबकी लाशें गिरी हुई थी। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। खैर, महाराजा ज्ञानेंद्र को राज सिंहासन मिला, उनका राज्याभिषेक हुआ, महाराजा बन गए। लेकिन इस घटना को नेपाल की जनता पचा नहीं पाई। आखिर किसने मारा महाराजा और उसके परिवार के सदस्यों को? और अल्टीमेटली यह स्थापित हो गया कि जो जिंदा बचा है उसी ने ही षड्यंत्र करके महाराजा और उसके परिवार को समाप्त किया है। परिणाम स्वरूप जन आंदोलन होने लगे। यह जन आंदोलन लंबे समय तक चला, 4-5 साल तक। अल्टीमेटली 2008 में
महाराजा ज्ञानेंद्र को त्याग पत्र देना पड़ा। तो वहां के जितने भी राजनीतिक दल थे, सभी राजनीतिक दलों ने एक बैठक करके आपस में मंत्रणा करके यह तय किया कि नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की जाए। गणतंत्र की स्थापना हो गई। और दूसरी चीज, नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था 2008 तक। 2008 में इस हिंदू राष्ट्र को भी समाप्त करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना हो गई। तो अब आगे देखें, इसके बाद साम्यवादी दल का प्रभाव। नेपाल में साम्यवादी दल की स्थापना चीन की प्रेरणा से हुई थी। यह साम्यवादी दल चीन से निर्देश प्राप्त करता था, उसके अनुसार काम करता रहा। इसी बीच कई प्रधानमंत्री आए, कई गए, सब ने चीन के साथ और ज्यादा मिल मुलाकातों को बढ़ाया और चीन से निकटता प्राप्त करने का प्रयास किया। भारत से भी इधर सहायता मिलती रही, अनुदान मिलते रहे, ऋण मिलते रहे, कई प्रकार के, सभी प्रकार से भारत ने नेपाल को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की। क्योंकि भारत की स्थिति यह है कि नेपाल में जो भी हो रहा है, भारत में भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि नेपाल खुश होता है, यदि नेपाल के चेहरे पर यदि मुस्कुराहट होती है, तो भारत को खुशी होती है। भारत और नेपाल के बीच अभिन्न संबंध है। लेकिन यहां पर साम्यवादी दल का प्रभाव है और साम्यवादी दल के माध्यम से चीन यहां के राजनीति में सीधे हस्तक्षेप कर रहा है। इसी बीच एक जबरदस्त घटना घटी 2020 में, वह थी कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियापुरा विवाद। ये तीनों क्षेत्र भारत के अधीन आते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में भारत ने सड़क मार्ग का निर्माण किया। नेपाल ने कहा कि ये क्षेत्र मेरा है। इसको लेकर के दोनों देश के बीच बहुत ज्यादा तनाव हुआ, लेकिन नेपाल इतने से ही नहीं माना, उसने संसद से यह प्रस्ताव पारित करवा लिया कि ये तीनों क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियापुरा ये नेपाल के हैं। और भारत के साथ उसने, भारत की निंदा करते हुए उसने ये प्रस्ताव पारित किया। संसद से चूंकि प्रस्ताव पारित हो चुका है, इसलिए भविष्य में यदि इस विवाद को हटाना भी हुआ तो संसद से फिर से प्रस्ताव पारित कराने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन निकट भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव संसद से पारित होने की संभावना कम है। इस घटना ने भारत और नेपाल के बीच खाई को और बढ़ा दिया। और इसके बाद आता है मधेसी समुदाय। नेपाल में मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं। इनका भारत से संबंध है, लेकिन इन मधेसी समुदाय जो कि सैकड़ों वर्षों से नेपाल में रह रहे हैं, इनके साथ नेपाल की सरकार हमेशा भेदभावपूर्ण नीति बनाती है। जहां नेपाल में सामान्य रूप में 10-12 हजार की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने की व्यवस्था है, वहीं जहां पर मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं 75,000 से 1 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने की व्यवस्था की गई है। यह सर्वथा पक्षपातपूर्ण है और मधेसी समुदाय के लोगों के साथ अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं, उनको कई प्रकार से उन पर अत्याचार करते हैं और मधेसी समुदाय के लोग वहां पर आंदोलनरत इसीलिए रहते हैं। उनके मन में नेपाल की शासन व्यवस्था के प्रति एक असंतोष है, क्योंकि उनके साथ समानता का व्यवहार नेपाल की सरकार नहीं कर रही है। तो यह है भारत और नेपाल के बीच संबंध। भारत ने नेपाल को जितनी सहायता दी है, बिजली उत्पन्न करने के लिए, बांध बनाने के लिए, सड़क मार्ग बनाने के लिए, व्यापारिक संबंध को और बढ़ाने के लिए, जितनी भारत ने सहायता दी है, दुनिया का कोई भी देश उससे अधिक सहायता नहीं किया है। लेकिन नेपाल की मानसिकता इस प्रकार की है कि वह भारत के द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सहायताओं को शंका की दृष्टि से देखता है। 2005 में जब नेपाल में भूकंप आया था, तो इस भूकंप से सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु हुई। चीन ने भी अपना सहायता सामग्री भेजा, भारत ने भी अपनी सहायता सामग्री भेजी।
भारत के द्वारा भेजी गई सहायता सामग्री चीन से दुगने से भी अधिक थी, लेकिन उसने चीन को थैंक्स कहा, भारत को थैंक्स भी देना उसको गवारा नहीं हुआ। तो ये नेपाल की मानसिकता है। तो नेपाल भले ही हमारा पड़ोसी है, वह अच्छी तरह से जानता है कि भारत कभी भी यदि नेपाल की नाकेबंदी करे तो नेपाल के लोग भूखे मरेंगे, लेकिन भारत कभी भी ऐसा नहीं करता और न कभी करेगा। लेकिन उसकी शंका भारत के प्रति है, चीन के प्रति नहीं है। चीन के साथ वह अच्छी तरह से मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना चाहता है और भारत के साथ उतनी दूरी बनाकर चल रहा है। अब ये नेपाल की प्रवृत्ति है, नेपाल की प्रकृति कहिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलनी सहाय, आपन आवे ताही पही ताही तहां ले जाए। जैसा होना है वैसा ही होगा। यदि नेपाल चीन से ज्यादा अपनी निकटता बढ़ा रहा है तो वह इस चीज को भूल रहा है कि श्रीलंका की स्थिति आज क्या हो गई है। जिस हम्बनटोटा के बंदरगाह का विकास करने के लिए चीन ने पैसा लगाया, आज श्रीलंका की स्थिति ये हो गई कि हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर देने के लिए वह चीन को बाध्य हो गया। ये चीज नेपाल भूल रहा है। तो जैसा नेपाल करेगा वैसा भोगेगा। भारत की किसी प्रकार से ऐसी कोई बात आज तक नहीं किया है जिससे नेपाल के मन में किसी प्रकार की शंका हो। वहां के प्रधानमंत्री समय समय पर भारत की यात्रा पर आते रहे हैं, यहाँ के भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां की यात्रा पर जाते रहे हैं और भारत के द्वारा हमेशा सहज सामान्य संबंध बनाने की कोशिश भी होती रही है। लेकिन वहां पर चीन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये सब बातें बेकार हो जाती हैं और इस प्रकार से नेपाल के साथ हम अपने संबंधों को खींच रहे हैं। देखें आगे इसका परिणाम क्या निकलता है। इसी के साथ हमारी नेपाल की यात्रा समाप्त हुई और पड़ोसी देशों के साथ भी ये जो यात्रा थी ये भी समाप्त हुई। अब हम अगले व्याख्यान में चलेंगे अमेरिका की ओर, भारत अमेरिका संबंध। आपको धन्यवाद।